हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग जो स्टोरी करने वाले हैं वो है कमलेश्वर जी द्वारा रचित राजा निर्वंशिया। बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी को शुरुआत करते हैं। और चलिए, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर जी द्वारा रचित। अब स्टोरी की ओर चलते हैं। एक राजा निर्वंशिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरव पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता। उसी चौक पर मिट्टी के 6 गौरें रखी जाती, जिसमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता। बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर से जलती रहती और मंगल घाट रखा रहता, जिस पर रोली से संधिया बनाया जाता। सभी बच्चे के मुख पर फूल चढ़ने की उतावला की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्वंशिया थे। माँ सुनाया करती थी। उसके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे। कोई दुख नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दंतकटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ाते जाते। दोनों एक से घर के थे, इसीलिए बराबरी की निभाती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रीम। जिस साल जगपति मुहर्रीर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई। पर ऐसी हुई कि सब लोग ने तमाशा बन देना चाहा। लड़की वालों को कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, विवाह हो जाएगा और 7वीं भंवर तक पढ़ेगी। तब पहली बार विदा का स्वागत होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना कोहू बिहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपना ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया। वह सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ के समय काटने लगा। दोपहरिया दूसरे घरों के आंगन में बीतने लगे, पर सांस का रोग था उन्हें। 101 दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा के पास बुलाकर समझाया था, बेटा जगपति पहले लाड़ प्यार का पाला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से उनके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा, जगपति किसी लायक हुआ तो है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकराने लगा है। तुम्हारे बाप ने विवाह का वक्त नादानी की, जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का विवाह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दी। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गई और वे जगपति की देखभाल उन्हें सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक आसमान उसके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में ना खिला पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसके जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर के चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती। अब
नाना बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठारियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बज गई थी। हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी, राजा आखेट को जाते थे तो साथ में रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटा। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कहा गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर पर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम के घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरी रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिप्पी बंद हो गई। तो जगपति और दयाराम की छाती ठोक कर लाठियां उड़ा दी। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाज़ा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई। ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी जवानों। पर दरवाजे तार तार टूटते रहे, पर अंत में एक गोली जगपति के जांग को पार करती निकल गई। दूसरी उनकी जांग के ऊपर कुल्हे पर समा कर रह गई। चंदा रोती कलपती और मोनरती मानती तब वहाँ पहुँची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम की थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वही अस्पताल में मरीजों की रिश्तेदारी के लिए जो कोठरियाँ बनी थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे में अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहाँ के आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की ज़रूरत होती पहुँचा जाते, पर धीरे धीरे उन लोगों की भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, जांघ की हड्डी चटक गई थी और कुल्हे के ऑपरेशन में 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीजों का देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था, यह कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपोस्टर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों के लेकिन मरीज के नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आदाब था। रोगियों को सिर्फ 6-7 घंटे थी। मरीजों के कमरे में लगा घाव बनाने का कमरा था। उसी में एक और आराम कुर्सी था और एक निजी सी बेंच। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरा गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे समाज से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बताकर 8-10 रोज की दवा लेकर साथ चले जाते और फिर उनके जीने मरने की खबर तक नहीं मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जिसके गलत बंधी पट्टी वो ठीक से बांधने के लिए खोल रहा था। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कहर उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खांसे अपनी भयातुर आवाज़ दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारी मछली सा तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि वह वहाँ
पर टप से चंदा की आंसू चूक पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा उठा और उसके हाथों में अस्पष्टता निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहो कराओ, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठा था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करने खोलने लगा। चंदा की धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चच रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बातों से उचट गया। वह बेपरवाही तो चीख और खगारों की एक कर सता तो उन्हें मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता था तब तक उनकी दो आँखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उस चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेहिचक देखता रहा जो अपनी खुशी से मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उनकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवाखाने की ओर जाते हुए उसने चंदा के हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जान का घाव है, 10 रोज में भर जाएगा। कूल्हे के घाव कुछ दिन जरूर लेगा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को भी चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चाना पड़ता है, उसमें बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह ने मुंह में अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते महीनों लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयाँ की बड़ी ज़रूरत है इन्हें। अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा की कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्तों को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर उसे जगपति के खाट में लाकर बैठ गई। उनकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पैरों को दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति को ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर से बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर की बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उसने से कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से इलाज नहीं होगा, चाहे 1 दिन के 4 दिन लग जाए। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोड़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गया। जगपति अपनी बात की ठेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा और तीसरे रोज जगपति के सिहर ने कोई ताकत की दवाइयाँ रख दी थी और चंदा के ठहरने वाली कोठरी में उसने लेटने के लिए खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा का असंख्यक रेखाएं उभरी थी, जैसे वो अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से लड़ रहे हो, चंदा पर नादानी और सने से भी उलझ रहा हो और उसके ऊपर सहायता करने वालों की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह ना पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी के उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमसे लिए थे और तुम्हें मेरे लिए नहीं लिए। पर वह तो खुद तुमसे लिए थे और तुमने मेरा सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था। शायद लेते झिझक नहीं लगी, पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष दिल मिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में
जिस आदर्श की गहराई थी वह चंदा के मन के चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ की कड़ा बेचने को दिया था उसी में आई है। उसने पूछा तक नहीं और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया की ओर ले जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नहर व रो में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे जाता है। और जब चंदा अंधेरे होते उठकर अपनी कोठरी के सोने के लिए जाने की हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह को एहसान अभी के लात दे। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है, यह की दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाइयों की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसा कमरा अंधेरा ही था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने विरुद्ध में अधिक प्रकाशवान होकर कानों के अंधेरे को भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा के भीतर कदम तो रख दिया था, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप को कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और उसके पानी की गहराई पाताल के पातों तक चली गई हो, जिसमें पकड़कर वह नीचे धंसती जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों की मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर की सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संकेत आवाज में जवाब को दबाते हुए जैसे वायु का स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज़ इतनी बेआवाज़ थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि वह खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने से घना पेड़ सतम खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपनी वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही छंद मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक तरह की आवाज़ दूर मैदान कुएं छो तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संगत करते हुए कहा, यह कड़ा तुमने देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसके अपने हाथों के सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस ना होते हुए भी यह काम अवश्य था। बच्चन सिंह उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखों उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर बड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप की महक फैलती जा रही थी, और धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा की प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उसमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसके तेल ना रह जाने के कारण पत्ती की लो बीच में फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची तो बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे। उसके असमंजन था, पीड़ा था और निर्भरता थी। कोई दृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई के लिए किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब
निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल की उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा रानी की कहानी इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल थी, गढ़ती रहती कि अपने कोई संतान न थी। राजवंश को दीपक बुझाने जा रहा था। संतान के अभाव में उसका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की संख्या बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनीपुरी का सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन लोग घेरे रहते हैं बच्चन सिंह उनके शहर के अस्पताल में पहुंच जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनीपुर के सिवाय कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अखत भारीपन से भर आया। पता नहीं क्यों चंदा का अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर भींच सकते थे, और वह तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की तरह लकीर की तरह काँपकर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर की ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उसने गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था, पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काटकर राजधानी लौटे हो। नुक्कड़ पर ही जुर्माना सोनार की कोठरी में सुरही भींग रही थी, जिसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कंची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जंगीला खाटिया के गड्ढे में कप्पी की मध्यम प्रकाश की खसरा खतौनी बिछाए मीजान लगने में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाज़ा लड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा तो वह राजा से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुलझाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाएगी? भीतर लाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं है इस वक्त, जरा ऐसे ही काम तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। ना तेल ना। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया। चंदा को लगा आज पहली बार जगपति उसके व्यर्थ मातृत्व पे इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसी कोई व्यंग सा रह गया था, कह गया था, राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होंगे। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद ना आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावान सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत छिन्न होता होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन थी। कोठरी में गोटा सा आसियाना, मलमैठी दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियाँ जिसमें वे बार बार झांक कर देखता था और वह सिहाए उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खोल उठा। उसके हाथ शरीर की अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयावान हो गए। उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, अमीर बर्बर हुआ।
और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बरकी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे कुछ कोशिश करने पर दिखी बांध जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा को नर्म सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पाठी का सहारा देकर झुका, कांपते पैर उसके ज़मीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा के इन सांसों की आवाज़ में जीवन के संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा को मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर के बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्ज्वल हो उठे और जगपति की आंखों में ज्योति मिल गई। वह मुंद सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिसमें हाल में जन्मे बच्चे के गभुआरे बालों की सी महक, दूध का कचवाइन, शरीर के रस की मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नम नम से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी की हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे दीर्घ सोए पलक और उसकी मासूम सी कांटों की तरह भौरियाँ और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्ठापन, आवाज़ की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले ओंठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिसमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्पष्ट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसके हाथ थैली पर रखा और अंगुलियों से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके आंख में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसके दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज़ उसकी अंगुलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर से नीचे टटोला। एक रुमाल में बांधा हुआ कुछ हाथ में आ गया। अपने को संगत करता वह जमीन पर बैठ गया। उससे अंधेरी में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के दोनों हाथों के सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने तो हाथ के कड़े बेचने को दे दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया। जवान जैसे तालू पर उसका गला बुरी तरह सूख गया था, तालू से चिपक कर रह गया। उसने चाहा कि चंदा को छंछकोरा उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी सा हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसी खाट के कोने पर रख दिया और बड़ी मुश्किल पे खाट की पट्टी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। इसमें इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति के दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिटपटा जा रहा है और वह एक सिंह का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़ाकर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा के कड़े मांगकर बेच ले और छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहरीर रख दिया था। वह रोज़ यही सोचता, पर चंदा के सामने आती तो न जाने क्यों असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा की पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व के भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी? एक स्त्री के नीचे पत्नीत्व और मातृत्व छीन ही गया तो उसके जीवन का सार्थकता ही न क्या? चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे? उसे दूसरी आँख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही सुधार कर थापेगी?
पर वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम में ढोर से घूमता रहता। किसी से उधार ले ले पर कोई संपत्ति पर क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा, और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं। कोई चीज़ खरीदने वक्त भाव से 1 पैसे कम मिलने पर मिलों पैदल जाकर 1 पैसे बचाते हैं। 1-1 पैसे के मसाले की पुड़ियाँ बंधवाकर 11 महत्तवा पैसों का हिसाब जोड़कर एकांत पैसा उधार करके मन्नतें करते सौदा घर लाते हैं। गली में कई खोचे वाला फंस गया तो 2-4 पैसों की चीज़ लड़ झगड़ कर 2-4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा से फक्र पर घंटों बहस करते। शाम की सड़ी गली तरकारियों की फिकायत के कारण लाते थे। ऐसा लोग के मुँह कब से मांगकर वह उनकी गरीबी का एहसान किया पर ठोकर लगाते। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो परोठे में एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद वह अंतरिक्ष की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सी उमंग था और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो 3 दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। ख्याल नहीं करेगा तो नुकसान उठाएगा। कोई पुरुष स्वर्ग था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए इसमें क्या हर्ज है, पर जब उसके पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोखे में साइकिल को पटकते ही उसे सूझ आई। वही से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, ये साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुन के कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं। खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन कहता। जगपति पास पहुँचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा को बहुत अकेलेपन में जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान से तुम मर्दों के घर आंगन में ना रहते घुसकर बैठ सकते हो तो तुम उल्टे पैरों उलट जाओगे। चंदा कहकर जगपति के मुंह में कुछ इंचित प्रतिक्रियाएं देकर सहने के लिए गहराई निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह आपके आदमी की तरह है, अपनी तरह अकेला होगा। पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि मुझसे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गाड़ते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता ही रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल में बंध लेती और तभी जीवन का तमाम विस्मयताएं भी उसके निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है, बेकार। यह माना है कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी बेकरार समस्या नहीं। वह भूखों नहीं मर रहा था, जाड़ी में काँप नहीं रहा है, पर दोनों हाथ पैर है, शरीर का पिंजरा है। जो कुछ मांगता है कुछ और सोचता है। यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में ही जी सकने की आदी है, अभावों के जीवन रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसके क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह उस भी अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या?
वह कुछ नहीं क्या है जो उसकी आत्मा को नासूर सा रिश्ता रहता है, उसका उपचार मांगता है, शायद काम। हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो अपने जीवन की घंटियों को निबिड़ सुना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपनी मन डुबा सके, अपनी को सार्थकता अनुभव कर सके। चाहे उसमें सुख हो या दुख हो, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रीतक आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण और जगपति की लकड़ी की टांग खुल गई, बोट तक टांग गया, टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाले गाड़ियों को इस कारोबार में पहरे हुए आदमियों की मदद से तोल मोल करवा के वहाँ गिरवा दिया जाए। गांठें एक और रखी गई, छोलों की पट्टा की करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य के स्वयं पेड़ खरीदकर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ते बढ़ते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया और 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता था। और अब वह कामदार था। वह कामदार तो था, लेकिन जब डाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जोड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक वर्थ पिचास का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है, फिर इन पर कुल्हाड़ियों चलेगी और इसके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे, और तब इसकी टकरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक को तोलकर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने पड़े तार पर अटक जाती है, जिससे बड़े बड़े पत्तों की रुख गर्दन वाले गीत पर फटफटाकर देर तक खामोश बैठा रहते। तार की कला, कतरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निसहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झाड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाले मूंगफलियों के पेच में एक रस खरखराती आवाज़ कोनों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजरकर टीले की ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता है, और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौंदता रहते। दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देते, और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह ही आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता, और जगपति के सामने जब वो आकार खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली के साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसे पड़ा है कि उसके भी बाहर है, और तरकारी का स्वाद भी ना मरा। होटल में तो या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो बस
जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। यह सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसे जुबान पर चढ़ा है कि या इसे कागज़ की पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो मैं बनाती नहीं, आदत पड़ गई है। और फिर मन ही मन कहती, पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निबड़ी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म हुई तो एक चम्मच और परोस दी, और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया ही भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। ना जाने क्यों वो खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अन्यासत से ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे को मिलकर तरह तरह के टीस चटकन की ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकाती है तो कहाँ कहाँ राहत में अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस और बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कंटीला बाबुल का एकांकी पेड़ शून्य सा खड़ा रहता। जिस कब्र में एक पर्दासीन औरत बड़े लिहाज में आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली की फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और फिर माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बस्तियों और के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों में डालती तो दिए की लो कांपती, फिर कांप कर बुझ जाती। पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेज सादे समाने से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और जब रात की तहनाइयों में बाबुल की कांटों के बीच उस साँय साँय करते ऊंचे मैदान के जैसे उस कब्र की कोई रूह निकलकर निपट अकेली भड़भड़ाती रहती, तभी ताड़ पर बैठे शुक्र गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज़ें में कलविला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़खड़ा उठते। जगपति का बदन काँप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटें में बाबुल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से खींचकर कंबल से मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेले पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। जब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकलकर आ गए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहत रानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटककर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्वंशिया का मुँह देखा है। ना जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, ना जाने कौन सी विपत टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहत रानी को घर नाच से भर दे और सब राजसी वस्त्र उतार। राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी का सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही राजा रानी को खोजते खोजती उस सहाय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उसके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सहाय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी और उस दिन टोले मोहल्ले हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह खबर बरसकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कठोरी पर फींगती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजाज लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताककर खबर सुनी। बंसी किनारे वाले ने कुएं में से आधी रस्सी खींच डोल मन के पटक कर सुना। दूरदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से लगड़कर रोक कर सुना और हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगूंजी कमीज के आस्तीने चढ़ाते हुए सुना।
और जगपति का बेवा चाची ने औरतों के जमघट के बड़े विश्वास और भेद भरे स्वर्ग से सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, ना बाल ना बच्चा। न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपोस्टर के। न जाने कहाँ से कुलछनी उस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों में ऐसी मरजात रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तब नहीं देख पाए। यहाँ तो मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानता है, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तिमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ में दबी धीरे धीरे खिसक गई। यह सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने यह भी कि आज ही था। दिन भर वह तख्त के कोने की ओर मुंह किए पड़ा था, न ठेके की लकड़ियां चिरवाई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मुट्ठी बांध बाह को जोर देखा तो नसें तनी और बाह में कठोर कफन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते ही वह सहम गया, जैसे किसी अदृश्य हाथों ने उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होंठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे में हिराकत भरी काली और भी भारी हो गई, जिससे घुसने से उसका सांस रुक जाएगा, घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चारों ओर निःशब्द कदमों में से किसी तरह घर की भीतर देहरी तक पहुंचा। दाईं ओर से रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त दीवार में सिर टिके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कलिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारीत्व का पूर्णता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख जैसे टहनी से टूटे फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियाँ में टूटन की सुरमाई रेखाएं पड़ गई हो, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसने खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़ियाँ भारी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार मसूर उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कुलूस पोंछ दिया, उसे अपनी सांसों की अग्नि से तपकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांककर कहे, देवलोक के किस सावश निर्वासित हो तुम इधर आ गई चंदा। यह पाप तो अमीर था। तभी चंदा ने हड़बड़ाहट से आंखें खोली। जगपति के सामने देख उसे लगा कि एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित होकर उसके अपने पैर समेट लिए, घुटनों में धोती नीचे सरकाई और बहुत संगत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वही कमरे की दोहरी पर चौखट पर सिर टिका बैठ गया। नज़र कमरे में गई तो लगा कि पराया स्वर्ग यहाँ गूंज रहे हैं, जिसमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निसंबंधता असमंजन गति पर पदभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन खाना खा लेते। चंदा का स्वर्ग कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसकी अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कोरे नीचे नहीं कर रहा था। तभी चंदा ने बड़े सीधे शब्दों से कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है। जगपति वैसा ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटने में मुंह दबाकर कतार से फपक फपक कर रो पड़ी। ना उठ सकी ना हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होंठ फफड़े और क्रोध की ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखाई दे रहा है? बेशरम,
बेगैरत उस वक्त नहीं सोचा था जब जब मेरी लाश तले तब तब की बात झूठ है। शिष्यों के बीच चंदा का स्वर्ग फूटा, लेकिन तब जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपट्टी पर आग सुलगता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी को से दबाता खाना छोड़कर कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चखाए उसी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उस वीराने में तालाब के बगल कब्र बबूल के ताड़ के पड़ोस में पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरियां उसे तन और मन में खोखला कर गई थी कि ना चाहने पर भी वह ना जा पाता। हिकारत भरी नजरें सहलता पर वहीं पड़ी रहता। काफ़ी दिनों बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगपति घर का ताला लगा नज़दीक के गांव की लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके ना आँख है, ना कान, ना मन है, ना इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ काटने थे। 2 आरे वाले के पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आवाज़ शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ के बनने और सुकूले की लकड़ियों बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्व शोर शुरू हो गया। जड़ पर लकड़ी कुल्हाड़ी पड़ते ही पूरा पेड़ थरथरा जाता। करीब के खेत में मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे काँप काँप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपये दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपये आग बन गए जिसका आँच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? सुकूरे बाग में लगे दले पर किसी ने आवाज़ लगाई। सुकूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँप लगाई। कोने पे खेत से लीन बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा ला गाड़ी। जगपति ने ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े की आंख बढ़ाई। 2 भैंसा लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। सकुरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भूत हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को ना छाड़ दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए सकुरे का इशारा किया था। पेड़ का शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या उटक तो गया है, ना फूल का ना फल का। अब कौन इसमें फल फूल लाएंगे? 4 दिन की पत्ती झुरा जाएगी। सकुरे के पेड़ की ओर देखते हुए उस्तंती अंदाज में कहा, जैसे ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उसके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी की लदे शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं पर बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उछल गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया ना निकला। तब एक पंडित ने बताया कि इस संकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वही 2 बालक खेल रहे थे। उसने यह सुना तो कूदकर पहुँचे और कहने लगे कि यह हमारी पैदाइश संकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर आए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते आधे आधे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक दी। राजा का बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे ही महल में ये बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुँचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई, पर राजा ने पहले उस बालक के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी तो जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया। तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली से तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा का लड़का हुआ है।
और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान की राज में देर है, अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसे गहरी नज़रों से मुंशी जी को ताका, पर वह उसके तीर का निशाना ठीक ठाक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। अंधेरे तो सरासर है, तिरिया चरित्र है सब। बड़े बड़े हार गए। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भारी बात है जिसे उसे गोल होती हुई आंखें समझा देगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज़ से बोले, सुन तो लिया होगा तुमने। क्या कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसे नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह को ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मद सूजन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते हो तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मार्जी। सुना है बच्चा रहते ही वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे को शर्म लिहाज अपना कहकर किस मुंह में से मांगो बाबा। हर तरफ से कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूँ। कहते कहते हुए अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गया। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखें कि उसे गली तक लाएं। उसकी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्हें छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेर में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चलता आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर कुछ ऐसा बोझ था जो ना सोचने देता और ना समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुल बोरन। उसने जरा नज़र उठाकर देखा तो गाली की चाची भोजैया बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोखी के अंधेरे में कुछ सूझ ना पड़ा तो एकाएक वह रात उसी आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल में चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची का वह जहर बूझा तीर राजा निर्वंशिया अस्पताल से लौट आए और आज सत्यानाशी कुलबोरन और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा का छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ ना होगा। और उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जानती, आदमी का बच्चा ना जानती, वह और कुछ भी ना जानती। कंकड़ पत्थर वह नारी ना बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा पर चंदा यह सब क्या कहने जा रही है। उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में ढकेल लिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या, पर मेरे जीते जी यह अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं। वह उसका कौन है, कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साथ कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत बैसिया है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात को मोहक अंधेरे में उसके फूल से अंधेरों को देखता, निधिंद सोई पलकों को निहारता, सांसों के दूध की अछूती महक में समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले। और फिर किसके लिए, कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज ना मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब सकूरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए, हरा होने से क्या उठक तो गया है। वह स्वयं भी एक उखड़ा हुआ पेड़ है,
ना फल का ना फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा पर उसके दिल की चाहत न जगा पाया। उसे कहीं कि 1 पैसे मांगने को डांटता रहा पर खुद लेता रहा, और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है। उसे छोड़कर वह अकेला है, हर तरफ बोझ है जिससे उसकी नस नस कुचली जा रही है। रंग रंग फट गई है और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सातित्व के सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी देवी शक्ति से दोनों बालक को तत्काल जन्मे शिशु में बदल दिया। रानी की छातियाँ में दूध भर आया और उसमें से धार फूट पड़ी और जो शिशुओं की मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी की सात्विक का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर राजकाज संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग असीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने 2 बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और दूसरे राज के नए सिक्के पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति के मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा ने उसमें लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेके जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था, किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करके मेरे लिए सीना चिराया जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन लोगों के कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक ना जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए। आग बच्चे ने दिलवाई जाए, बस। जब माँ कहानी समाप्त करती थी तो आसपास के बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हुई। पर इसी के साथ हमारी यह स्टोरी राजा नीरबंसिया समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आई होप अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और हाँ, यदि लगता है किसी के साथ शेयर करना तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उसका भी भलाई हो सके, उसे भी कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। और आपको तो जानकारी मिल ही गया होगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा।